हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 11 जून और आज के दिन हम 10th और 11th दोनों ही दिनों के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एजेंसी इसरो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हैज अनाउंस्ड अ जॉइंट इंडो फ्रेंच इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन जिसका नाम है तृष्णा। और आपको बताना है कि ये जो तृष्णा मिशन है ये किससे संबंधित है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसरो ने संयुक्त भारत फ्रांसीसी अवरक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन तृष्णा की घोषणा की है। और आपको बताना है कि मिशन तृष्णा का संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं इकोसिस्टम स्ट्रेस एंड वाटर यूज मॉनिटरिंग, देन पेस्टिसाइड्स मॉनिटरिंग, इकोलॉजिकल बैलेंस मॉनिटरिंग या फिर नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि जो मिशन तृष्णा है वो इनमें से किससे संबंधित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये संबंधित है इकोसिस्टम स्ट्रेस एंड वाटर यूज मॉनिटरिंग से। आप यहाँ देख सकते हैं। तृष्णा की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ISRO and CNES have completed the feasibility study to realize the Earth observation satellite mission with a thermal infrared imager. According to ISRO officials, ISRO and French Space Agency, जिसको हम CNES कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर नेशनल ड्यूट्स स्पेटियल्स। CNS and ISRO have undertaken joint missions जिनमें शामिल है मेगा ट्रॉपिक्स विच वाज लॉन्च्ड इन 2011 एंड देन सरल अल्टिका जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। तृष्णा की बात करें तो ये एक फ्यूचर हाई रेजोल्यूशन स्पेस टाइम मिशन है इन द थर्मल इंफ्रारेड लेड जॉइंटली बाय द फ्रेंच एंड द इंडियन स्पेस एजेंसी जिसे हम इसरो को कहते हैं। और इसको लॉन्च करने के लिए जो प्लान किया गया है ईयर वो है 2025। तो आप ध्यान रखेंगे जो तृष्णा मिशन है ये इसरो और जो फ्रेंच की स्पेस एजेंसी है उससे संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड ओशन डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 8th of June every year. What is the theme of World Ocean Day 2024? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हर साल 8 जून को वैश्विक स्तर पर विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड, आर ओशंस आर फ्यूचर, रिविटलाइजेशन, कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन या फिर कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आर ओशन एंड क्लाइमेट। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष का जो थीम है वर्ल्ड ओशन डे का वो है हमारे महासागर और जलवायु के लिए उत्प्रेरक कार्यवाही। आप यहाँ देख सकते हैं। World Ocean Day is celebrated on 8th of June every year, and the theme of the World Ocean Day in 2024 is catalyzing action for our ocean and climate. This year, the annual event of the World Ocean Day on 8th June was hosted by the United Nations at the United Nations headquarters in New York. इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आर ओशन एंड क्लाइमेट ये प्रमोट किया गया है बाय द वर्ल्ड ओशन डे ऑर्गेनाइजेशन विच फोकसेस ऑन मोबिलाइजिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कोलैबोरेशन टू एड्रेस क्लाइमेट इश्यूज एंड ओशन हेल्थ। ऑन द अदर हैंड यूनेस्को की बात करें तो थ्रू इट्स इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड अवेकन न्यू डेप्थ एज द थीम। तो आप ध्यान रखेंगे यूनेस्को के तहत जो वर्ल्ड ओशन डे का थीम है वो है अवेकन न्यू डेप्थ। और इसके साथ ही
जो दूसरा थीम है वो है कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट, और ये थीम दिया है यूनाइटेड नेशंस ने। सो यूनेस्को की जो थीम है वो हाईलाइट करती है द नीड टू डीपन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ द ओशंस रोल इन सस्टेनिंग लाइफ एंड टू मोटिवेट एक्शन फॉर ओशन कंजर्वेशन। तो आप ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस की थीम डिफरेंट है और यूनेस्को की थीम यहाँ पर डिफरेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 2024 का EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं उदय कोटक, किरण मजूमदार सौ, NR नारायण मूर्ति या फिर वेलायन सुबैया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये बने हैं वेलायन सुबैया। आप यहाँ देख सकते हैं वेलायन सुबैया, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, has been awarded the EY World Entrepreneur of the Year 2024. So this prestigious recognition makes him the fourth Indian to receive it. इससे पहले इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 लोगों को दिया जा चुका है, ये फोर्थ व्यक्ति है। हम अगर पहले दिए गए 3 लोगों की बात करें तो उनमें शामिल हैं NR नारायण मूर्ति, उदय कोटक और किरण मजूमदार शॉ। So the award honors his remarkable contribution and achievements in expanding his business ventures and driving significant market capitalization growth. So आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष 2024 के जो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुने गए हैं वो हैं वेलायन सुबैया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Insurance Regulatory and Development Authority of India. यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है It is a statutory body formed under an act of parliament, the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. And second, it is a 5-member body, a chairman, 4 full-time member appointed by the Government of India. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है जबकि फर्स्ट करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेड ऑफिस है हैदराबाद में, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग और लाइसेंसिंग इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंटरमीडियरीज according to regulations. So it sets the eligibility criteria, qualifications and capital requirements for obtaining licenses in the insurance business. इरडाई की बात करें तो इसमें इट इज अ 10-member बॉडी, एक चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो चेयरमैन को शामिल करते हुए इसमें कुल जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 10। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसके हेडक्वार्टर को हमने देखा कि इसका हेडक्वार्टर शुरू में हैदराबाद तेलंगाना में था, पर अभी इसको मूव कर दिया गया है दिल्ली से। मतलब पहले ये दिल्ली में था और अभी इसको मूव कर दिया गया है हैदराबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which is the first South American country to adopt India's UPI technology for real-time payment? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है वास्तविक समय भुगतान के लिए भारत की यूपीआई तकनीकी को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं पेरू, चिले, कोलंबिया या फिर ब्राजील। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ऐसा करने वाली जो कंट्री है वो है पेरू। आप यहाँ देख सकते हैं। सो यूपीआई की बात करें तो यूपीआई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है भारत में एंड इट इज डिजाइन्ड फॉर रियल टाइम पेमेंट सर्विसेज। So Peru has partnered with the NIPL to introduce UPI-like real-time payment system, marking a significant advancement in Peru's digital payment infrastructure. So this makes Peru the first South American country to adopt UPI technology, emphasizing its pioneering role in the region's financial digitalization. So the collaboration aims to enhance the efficiency and the reliability of Peru's payment system, focusing on financial inclusion and reducing dependency on cash. So पेरू की बात करें तो ये एक कंट्री है वेस्टर्न साउथ अमेरिका में और ये अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है नॉर्थ में इक्वाडोर और कोलंबिया से, इन द ईस्ट बाय ब्राजील एंड इन द साउथ ईस्ट बाय बोलिविया, और इसके साउथ में चिले स्थित है। पेरू की कैपिटल की बात करें तो पेरू की कैपिटल है लीमा और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की स्पेनिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where was the first meeting of the Joint Task Force on Investment between India and Qatar held? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? आपके ऑप्शंस हैं दोहा, मुंबई, बेंगलुरु या फिर न्यू दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आप यहाँ देख सकते हैं। So the first meeting of the Joint Task Force on Investment between India and Qatar was held in New Delhi on 6th of June 2024. And the meeting aimed to strengthen investment cooperation between the two countries. So the Joint Task Force on Investment was co-chaired by the Ajay Seth, Secretary of the Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance of India, and Mohammed bin Hassan Al Malki, जो कि अंडर सेक्रेटरी हैं ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन कतर। So the Joint Task Force reaffirmed the commitment of both nations to enhance bilateral relations and leverage collective potential for accelerated growth. तो आप ध्यान रखेंगे इंडिया और कतर के मध्य जो पहली मीटिंग हुई है ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अबू मूसा, ग्रेटर टूनब एंड लेसर टूनब आइलैंड्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अबू मूसा, ग्रेटर टूनब और जो लेसर टूनब है ये द्वीप किस क्षेत्र में स्थित हैं? आपके ऑप्शंस हैं द मेडिटेरेनियन सी, अरेबियन सी, रेड सी या फिर पर्शियन गल्फ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्थित है पर्शियन गल्फ में। आप यहां देख सकते हैं। सो ईरान ने अभी हाल ही में समन किया है चाइना के एम्बेसडर को टू प्रोटेस्ट अ चाइना यूएई स्टेटमेंट ऑन द sovereignty of Abu Musa, Greater Tunab and Lesser Tunab Islands, which are also claimed by the UAE but have been held by Iran since 1971.
So on 30th November 1971, the Imperial Iranian Navy seized Abu Musa and the Greater and Lesser Tunab after British forces withdrew. And Iran claimed these islands while the Emirates of Ras Al Khaimah and Emirate of Sharjah claimed the Tunabs and Abu Musa respectively. So after joining UAE, these emirates passed the dispute to UAE, and despite international attempts by the UAE, Iran has maintained control over these islands since 1971, and the dispute remains unresolved as of 2022. अभी हाल ही में इस पर कुछ टिप्पणी की गई है चाइना के द्वारा, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about India Meteorological Department. यहाँ पर भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन एजेंसी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया. And second, it is the principal agency responsible for weather forecasting and seismology in India. And third, it is headquartered in Mumbai. So यहाँ पर IMD से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका थर्ड है, जबकि फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं। सो IMD इज एन एजेंसी of Ministry of Earth Sciences of the Government of India, and it is the principal agency responsible for meteorological observations, weather forecasting and seismology. So IMD का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, and it operates hundreds of the observation stations across India and Antarctica. रीजनल ऑफिसेस की बात करें तो इसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं वो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी और नई दिल्ली में स्थित हैं। So IMD is also one of the 6 regional specialized meteorological centers of the World Meteorological Organization. So आपने देखा कि जो इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके रीजनल ऑफिसेज आप देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और गुवाहाटी में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Indian Navy's first woman pilot with the golden wings after flying a MiG-21 Bison in her first solo flight. आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, अपनी पहली एकल उड़ान में MiG-21 बाइसन उड़ाने के बाद गोल्डन विंग्स के साथ भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी, सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव, लेफ्टिनेंट कमांडर कराबी गोगोई या फिर सब लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप। आपको बताना है कि गोल्डन विंग्स के साथ MiG-21 बाइसन को उड़ाने वाली जो नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है वो कौन बनी है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव। आप यहां देख सकते हैं सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव became the Indian Navy's first woman helicopter pilot, and she received the prestigious Golden Wings at passing out parade at a naval air station in Arakonam, Tamil Nadu. इसके साथ ही लेफ्टिनेंट चामयांग तवांग, the first commissioned naval officer from Ladakh, also graduated as a qualified helicopter pilot. So both were among the 21 officers awarded the Golden Wings by the Vice Admiral Rajesh Pendharkar. The passing out parade marked the completion of an intensive 22-week training program at Indian Naval Air Squadron 561.
सो आप ये नाम याद रखेंगे, अनामिका वी राजीव का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ FCI is to ensure the availability of food grains to the public at reasonable prices. And second, FCI only operates within the state boundaries of India. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि FCI से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये संबंधित जो FCI से संबंधित स्टेटमेंट है उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। So FCI is a nodal agency responsible for procurement, storage and movement of food grains, public distribution and maintenance of buffer stocks. So FCI को सेटअप किया गया था under the Food Corporation Act 1964 and it works under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. So CWC की बात करें, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की, तो इसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड अदर नोटिफाइड कमोडिटीज। सो FCI की बात करें तो ये पूरे कंट्री में काम करता है, कोई ऐसा लिमिटेड स्टेट बाउंड्री नहीं है कि ये राज्य के भीतर ही कार्य करेगा। और शुरू में FCI का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में था, बाद में इसको मूव कर दिया गया न्यू दिल्ली में। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।